हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीसीबी बाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शाहजहाँ के बारे में और पूरी तरह से जो भी हिस्ट्री में इनके बारे में लिखा है सारी जानकारी हम लेंगे। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा तो आपको कहीं और भी शाहजहाँ के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पूरी तरह से इतिहास में जो भी बातें बतलाई गई हैं वह इसमें सारी बातें इसमें बतलाई गई हैं, बहुत ही कम समय में और पूरी तरह से। तो कोई भी सरकारी नौकरी हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हों तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल है, उचित है, उपयुक्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ का जो शासनकाल रहा वह रहा 1628 से लेकर 1657 तक। तो चलिए यहाँ पर उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शाहजहाँ का जो ओरिजिनल नेम होता है, जब वह पैदा होते हैं तो उनका नाम होता है खुर्रम। उनका नाम जो होता है वह होता है खुर्रम, और वह बॉर्न होते हैं 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ दिख रहा है। और उनके पिता का नाम जो होता है वो होता है जहांगीर। ये सेकंड सन होते हैं, दूसरे बेटे होते हैं। तो पहला बेटा कौन होता है? पहला बेटा होता है अमीर खुसरो। उनका नाम होता है अमीर खुसरो। जब जहांगीर जो है उनका राज्याभिषेक या फिर वह गद्दी पर बैठ रहे होते हैं, ताजपोशी हो रही होती है, तो उस वक्त अमीर खुसरो जो हैं वह बगावत कर देते हैं गद्दी के लिए। इसकी वजह से जो है अमीर खुसरो और जहांगीर के बीच में युद्ध होता है। जहांगीर का साथ खुर्रम भी देते हैं, जिसकी वजह से अमीर खुसरो हार जाता है। और उसके बाद जो खुर्रम है वह पहले से ही जानता था कि ये बड़ा है तो इसको गद्दी मिल सकती है। इसके कारण वह उसकी आंख फोड़वा देता है और चुपके से पैसे दिलवाकर इसको ख़त्म करवा देता है। तो अमीर खुसरो की कहानी शाहजहाँ ही ख़त्म करते हैं, या फिर उनके बचपन का नाम जो खुर्रम है, खुर्रम ही ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हम खुर्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो खुर्रम जो हैं, खुर्रम के पिता का नाम होता है जहांगीर, और उनकी जो माता होती हैं उनका नाम होता है जगत गोसाई, जो कि एक हिंदू होती हैं। और वह जोधपुर के रूरल या फिर जोधपुर के शासक उदय सिंह की बेटी होती हैं। यहाँ पर देखिए, जोधपुर को मारवाड़ भी कहा जाता है। बहुत सारे वीडियो में आप ये भी पाएंगे कि मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी होती हैं जगत गोसाई। तो मैं आपको बता दूँ कि पुराने समय में जो मारवाड़ था, मारवाड़ जो है 2 शब्दों से मिलकर बना था। एक तो था मारू और दूसरा था वाड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे मैंने लिखा भी है, मारवाड़ जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है मारू और दूसरा है वाड़। मारवाड़ जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है डेजर्ट या रेगिस्तान, और वाड़ का मतलब होता है पार्टिकुलर एरिया, मतलब डेजर्ट का पार्टिकुलर एरिया। तो जो डेजर्ट का पार्टिकुलर एरिया मारवाड़ था वह उसे जोधपुर भी बोला जाता था। तो जोधपुर के जो शासक थे जिनका नाम था उदय सिंह, उनकी बेटी जगत गोसाई के गर्भ से उत्पन्न हुए थे खुर्रम। तो यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, हम जो खुर्रम के बारे में या फिर शाहजहाँ के बारे में पढ़ने वाले हैं तो उनके 4 किरदारों के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। पहले जो है वह तो खुद खुर्रम है, और दूसरे जो है वह है शहरयार। शहरयार जो हैं वह जहांगीर के चौथे बेटे होते हैं, और जो खुर्रम है वह जहांगीर के दूसरे बेटे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर तो आपको 2 किरदार तो मिल गए, और तीसरे किरदार जो होते हैं वह होते हैं असफ खान, और जो चौथे किरदार हैं वह है नूरजहाँ। नूरजहाँ जो है वो जहांगीर की बीवी होती हैं। असम खान और नूरजहाँ के बीच में क्या संबंध होता है? असफ खान और नूरजहाँ ये दोनों भाई बहन होते हैं। तो होता क्या है, असफ खान जो हैं वह दामाद बनाते हैं खुर्रम को, जो आगे चलकर शाहजहाँ बनने वाले हैं। तो खुर्रम जो है दामाद बनते हैं असफ खान के। असफ खान की ही बेटी जो होती है वह मुमताज़ होती है, जिसको मुमताज़ नाम खुर्रम देते हैं। असल में उनका नाम होता है आरजूबंद बानो बेगम। तो यहाँ पर असफ खान जो है मुमताज़ के पिता होते हैं, जिनकी शादी होती है खुर्रम के साथ में, जिसकी वजह से असफ खान जो है खुर्रम के ससुर लगते हैं। और उसके अलावा जो जहांगीर के चौथे बेटे होते हैं शहरयार, वह दामाद होते हैं नूरजहाँ के। नूरजहाँ की जो बड़ी बेटी होती है लाडली, जो लाडली नाम होता है उसका, वह नूरजहाँ के पहले पति से होता है, जिसका नाम होता है अली कुली खान। तो उसकी तो मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जहांगीर जो है शादी करते हैं। तो नूरजहाँ की जो बेटी होती है पहले पति से, जिसका नाम होता है लाडली, उसकी शादी वह कराती हैं शहरयार से, और शहरयार को अपना दामाद बना लेती है, जहांगीर का जो चौथा बेटा होता है। जब जहांगीर जो हैं वह जब है बीमार पड़ जाते हैं तो सारे सत्ता का कार्यभार नूरजहाँ संभालती हैं, और शाहजहाँ को जो खुर्रम नाम उस वक्त होता है उसे भेज देती हैं डेक्कन में सारे कार्यभार को देखने के लिए, या फिर उस जगह को संभालने के लिए। उसी बीच में जहांगीर जो है उनकी तबीयत खराब होती है और वो मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से नूरजहाँ जो हैं वह प्रोक्लेम कर देती है, घोषणा कर देते हैं कि जो उनका दामाद है शहरयार वह है अगला राजा। इसी वजह से क्या होता है, जो नूरजहाँ का भाई होता है असफ खान या फिर ससुर होता है खुर्रम का, वह क्या करता है, युद्ध छेड़ देता है नूरजहाँ और उसके दामाद शहरयार के खिलाफ, जिसकी वजह से नूरजहाँ और उसके दामाद की हार होती है।
और अशरफ खान जो है वह शहरयार को ख़त्म कर देता है। और उसके अलावा जो नूरजहाँ उसकी बहन होती है, नूरजहाँ को वो मारता नहीं है, उसको क्या करता है, लाहौर भेज देता है और उसको हर साल में 2 लाख रुपए उसे दे दिया जाता है। नूरजहाँ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। नूरजहाँ की जो माँ होती हैं जिनका नाम होता है अस्मत खान, मैं रिपीट करता हूँ, नूरजहाँ की जो माँ होती हैं जिसका नाम है अस्मत खान, उनका नाम देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। अस्मत खान जो हैं उन्होंने ही गुलाब से इत्र निकालने की गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किया था। तो यह आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा जो नूरजहाँ और अशरफ खान के जो पिता होते हैं जिनका नाम होता है मिर्ज़ा गियास बेग, उनको जहांगीर ने इत्मादुद्दौला की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर इतनी बातें लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं। खुर्रम से शाहजहाँ बनने तक का सफ़र यहाँ पर ये बतलाया गया है। खुर्रम ये जो होते हैं ये बचपन में नाम होता है, जब ये ताजपोशी इनकी होती है तो इनका नाम पड़ जाता है वहाँ से शाहजहाँ। शाहजहाँ का नाम शाहजहाँ कैसे पड़ा ये भी हम यहाँ पे चलिए देखते हैं। शाहजहाँ का अर्थ क्या होता है? शाहजहाँ का अर्थ होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार का राजा। तो यहाँ पर देखिए शाहजहाँ खुर्रम को कैसे ये उपाधि मिली इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 1615 में जो खुर्रम है वह जहांगीर की ओर से, क्योंकि 1615 में जहांगीर राजा होता है, तो जहांगीर की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं खुर्रम और मेवाड़ की संधि करवाते हैं। मेवाड़ की संधि आपको मालूम हो कि जो महाराणा प्रताप होते हैं वह वहाँ से रिलेटेड थे। चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जो जिले थे वह किसके अंडर थे? महाराणा प्रताप के अंडर में। और आपको मालूम होगा कि अकबर जो है पूरी ज़िंदगी लड़ते रहते हैं, पूरे भारत पे जीत पा लेते हैं सिवाय जो है महाराणा प्रताप को छोड़ के। तो महाराणा प्रताप कभी उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह एरिया कभी भी अकबर जीत नहीं पाता है। तो उसके बाद जो है जहांगीर जो है पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहता है जीतने की। बाद में क्या होता है, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे आते हैं अमर सिंह। तो अमर सिंह तथा मुगलों के बीच में युद्ध होते रहता है हमेशा, लेकिन जब खुर्रम है वह मेवाड़ की संधि करवाने में सफल हो जाते हैं, जिससे खुश होकर जहांगीर जो हैं वह उन्हें शाह की टाइटल देते हैं। कौन सी उपाधि देते हैं? शाह की उपाधि। उसके बाद अहमदनगर भी जो है, ये भी जो है जहांगीर जो है पूरी ज़िंदगी इसके लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन वह इसे पा नहीं पाते। तो इसमें भी अहमदनगर की संधि कराते हैं जो है खुर्रम, जिसकी बात से खुश होकर जो जहांगीर हैं वह क्या करते हैं, वह उन्हें शाहजहाँ की उपाधि देते हैं। तो यहाँ से देखिए शाहजहाँ नाम खुर्रम का कैसे पड़ा ये आप जान गए होंगे, यहाँ पर मैंने आपको बतला दिया। तब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम जहांगीर के मैरिज के बारे में पढ़ते हैं। मैंने गलत बोल दिया, मैरिज पढ़ने वाले हैं हम शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ के बारे में हमने आपको बताया, शाहजहाँ की शादी हुई रही है अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम जो है वह नूरजहाँ की सगी भतीजी होती है और वह बेटी होती है असफ खान की। मैंने आपको बताया असफ खान और नूरजहाँ ये दोनों क्या होते हैं? भाई बहन होते हैं। तो जो असफ खान है इनकी डॉटर होती है कौन? अर्जुमंद बानो बेगम। और ये जो अर्जुमंद बानो बेगम होती हैं इन्हीं का नाम आगे चलकर शाहजहाँ रखते हैं मुमताज़, और एक और नाम रखते हैं जो नाम है मलिका ए जमानी। तो ये दोनों नाम आप याद रखें। ये दोनों नाम शाहजहाँ ने रखा था अर्जुमंद बानो बेगम का, पहला नाम मुमताज़ और मलिका ए जमानी। शाहजहाँ की शादी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज़ से कब हुई थी? 20 साल की उम्र में। 20 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी मुमताज़ से। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए शाहजहाँ तथा मुमताज़ से बच्चे टोटल कितने होते हैं? टोटल बच्चे उनको होते हैं 14 बच्चे होते हैं, जिसमें से 7 जो हैं वह पैदा होते ही मर जाते हैं, लेकिन 7 जो हैं जिंदा रह जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है मुमताज़ की मृत्यु कैसे होती है। मुमताज़ जब 14वें बच्चे को जन्म दे रही होती है, 14वें बच्चे को जब जन्म दे रही होती है बुरहानपुर में, तभी क्या होती है, लेबर पेन या प्रसव पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, और वहीं पर ही उसको दफना दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 7 बच्चे जिंदा बचे हैं, यहाँ पर उनके नाम हैं। देखिए लाल रंग में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, लाल रंग में वे सब लड़के थे। और यहाँ पर जो काले अक्षर में है वह क्या थी, उनकी लड़कियाँ थी शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ की 3 लड़की जहाँ आरा, रोशन आरा और गौहन आरा, और 4 लड़के दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। इन सब में सबसे बड़ा थे दारा शिकोह। तो आगे चलते हैं और शाहजहाँ के द्वारा किए हुए कार्य को देखते हैं। शाहजहाँ ने अपने ज़िंदगी में जो सबसे महान कार्य या फिर जो याद रखी जाती है वह है ताजमहल। उन्होंने ताजमहल बनवाया था कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे आगरा में। किसकी याद में? मुमताज़ की याद में। तो यहाँ पर देखिए जब उन्होंने ताजमहल को पूरी तरह से बनवा दिया, तब जो मुमताज़ थीं,
जो उनकी वाइफ थी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो उनके शव को दफनाया गया था तो बची कुची जो हड्डी थी उसको लेके आते हैं और यहाँ पर मकबरा बनवाकर वहाँ पे उन्हें गाड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ताजमहल में किसका मकबरा है, मुमताज़ का और शाहजहाँ का। अभी तक तो हम मुमताज़ के मकबरे के बारे में पढ़े हैं, तो मुमताज़ का मकबरा ताजमहल में आ चुका है। देखिए ताजमहल की रचना करने वाले कौन थे, मतलब कि जो डिज़ाइन किया था वो कौन किए थे, वो किए थे उस्ताद ईसा खान। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है इसलिए लिखा गया है। और इसको बनाने वाले कौन थे, इसको बनाने वाले थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये दोनों नाम आप अलग याद रखिएगा। डिज़ाइन किए थे उस्ताद ईसा खान और बनाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ताजमहल बनने के बाद इन सब का हाथ कटवा कर इन्हें ब्लाइंड कर दिया जाता है, अंधा कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए शाहजहाँ के समय के विजय अभियान को देखते हैं। शाहजहाँ ने अपने समय में जो जो विजय अभियान किए उसके बारे में बतलाया गया है। देखिए अहमदनगर की संधि तो हुई रहती है, लेकिन क्या करते हैं बाद में अहमदनगर को वो विजय भी प्राप्त कर लेते हैं शाहजहाँ। जब जहांगीर का शासन होता है तो उस वक्त तो संधि किए रहते हैं, लेकिन शाहजहाँ जब राजा बनते हैं तो क्या करते हैं, अहमदनगर के ऊपर लड़ाई करते हैं और वो जीत लेते हैं। उस वक्त अहमदनगर के राजा होते हैं हुसैन शाह, जो उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, उनके अंडर हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा में उस वक्त राजा होते हैं कुतुब शाह। कुतुब शाह जो है जब देखते हैं कि अहमदनगर हार जाता है और हुसैन शाह को वह क्या करते हैं, हराकर उसे अपना गुलाम बना लेते हैं और ग्वालियर के किले में कैद कर लेते हैं। तो कुतुब शाह डर के मारे ही क्या होता है, वह उनको राजा मान लेता है। और यह देखते ही क्या होता है, गोलकुंडा के जो वजीर होते हैं, जो गोलकुंडा के वजीर होते हैं जिनका नाम होता है मीर जुमला, उनके पास होता है कोहिनूर हीरा। क्या होता है, कोहिनूर हीरा। ध्यान से सुनेगा, कोहिनूर हीरा वह शाहजहाँ को दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोहिनूर हीरा जो है वह गोलकुंडा में होता है। मीर जुमला जो वजीर होते हैं कुतुब शाह के, उनके पास होता है। वह क्या करते हैं, कोहिनूर हीरे को शाहजहाँ को सौंप देते हैं। कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, कोहिनूर हीरा जो है वह कृष्णा नदी के तट में जो है कोल्लूर में, कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर से ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया। कृष्णा नदी जो है वह कृष्णा नदी के तट पर, कृष्णा नदी जो है उसका जो तट है कोल्लूर, वह आता है तेलंगाना में। तो उसी जगह पर ये पाए थे। और वहाँ पर उस वक्त किसका शासन था, उस वक्त शासन था काकातीयास का, वारंगल में। तो वारंगल में कृष्णा नदी जो बही है, वहीं पर कोल्लूर में यहाँ से कोहिनूर हीरा मिला हुआ था, जो बाद में धीरे धीरे मीर जुमला के पास जाता है। और मीर जुमला जो है किसको दे देते हैं, शाहजहाँ को। अब इसके बाद बात करते हैं बीजापुर की। 1636 में बीजापुर के राजा होते हैं आदिल शाह, ये इन्हें भी हरा देते हैं शाहजहाँ। जिसके बाद वह क्या करते हैं, बीजापुर के जो आदिल शाह राजा होते हैं उनको बदले में क्या देना पड़ता है, बहुत सारे चांदी हीरे सोने जवाहरात देने पड़ते हैं। और साथ ही साथ 4 जगहों को छोड़ना पड़ता है जो उस वक्त के उनके सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ भूमि होती हैं, जिनका नाम होता है परिंदा, गुलबर्गा, बीदर और शोशापुर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ अगर शाहजहाँ ने जीते भी तो कुछ हारे भी। तो यहाँ पर उसी के बारे में लिखा हुआ है। 1648 से लेकर 1649 के बीच में जो ईरान, जिसे पर्शिया या फारस कहा जाता था, वहाँ के राजा ने क्या किया, कांधार पर आक्रमण किया और उसे मुगलों से छीन लिया। तो यहाँ पर जो है कांधार, जिसके लिए अकबर ने पूरी ज़िंदगी भर लड़ाई लड़ी और उसके बाद कांधार को अपने अंडर साम्राज्य में मिलाया, और जहांगीर ने भी उसकी रक्षा की, वह शाहजहाँ बचा नहीं पाते हैं, उसे छीन लेते हैं फारस के लोग। आगे चलते हैं। शाहजहाँ के समय में जो जो रिवोल्ट हुए हैं उसके बारे में बतलाया गया है। शाहजहाँ के समय में जुझार सिंह बुंदेला नाम के व्यक्ति होते हैं, जो 1628 में उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और ये विद्रोह को दबाने में उन्हें कई समय लग जाते हैं, और ये विद्रोह को दबाते दबाते 1635 आ जाता है, तब जाके ये इस विद्रोह को दबा पाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मुग़ल और सिख के बारे में। मुग़ल और सिख के बारे में अगर आप देखें तो मुग़ल और सिख के बारे में देखें तो उस वक्त शाहजहाँ के समय में जो गुरु होते हैं सिखों के, वह होते हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी। जहांगीर के समय से ही मुग़लों और सिख के बीच के जो रिलेशन होते हैं वह बहुत ज़्यादा कड़वाहट उनमें पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहांगीर जो हैं वह सिखों के 5वें गुरु जो होते हैं उनको मरवा देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, जो रिलेशन होता है सिखों और मुग़लों के बीच में, वह बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन हो जाता है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाता है उसका। यहाँ पर देखिए जो जुझार सिंह बुंदेला के बारे में मैंने आपको बताया, ये जुझार सिंह बुंदेला जो होते हैं वीर सिंह बुंदेला के
पुत्र होते हैं। वीर सिंह बुंदेला वही होते हैं जो अकबर के नौरत्र अबुल फजल का कत्ल करते हैं। तो याद रखिएगा ये बात, जुझार सिंह बुंदेला भी रिवोल्ट कर देते हैं। उसके बाद खान जहान लोधी, ये अफगान के सरदार होते हैं जो उस समय में रिवोल्ट किए रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस रिवोल्ट है पुर्तगीज़ के द्वारा। पुर्तगीज़ को जो है नमक के ऊपर व्यापार करने की छूट मिली होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा तांडव करते हैं, जिसकी वजह से शाहजहाँ जो है बहुत ज़्यादा बौखला जाता है और वह हुगली को घेर कर पुर्तगालियों को बहुत बुरी तरह से मार के वहाँ से भगा देता है और हुगली को फिर अपने राज्य में मिला लेता है, साम्राज्य में मिला लेता है। अब इसके बाद देखिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतता है और समय आता है सन 1657। सन 1657 में क्या होता है, शाहजहाँ जो है बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के कारण हल्ला ये हो जाता है कि शाहजहाँ बीमार पड़े हैं, कभी किसी वक्त भी वो मर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, इनके जो पुत्र होते हैं इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में यह बात फैल जाती है कि अब अगला राजा कौन बनेगा। तो उनके 4 बेटे होते हैं जिनका नाम होता है दारा शिकोह, मुराद, औरंगजेब और शाह शुजा। 4 बेटे होते हैं, दारा शिकोह, मुराद, औरंगजेब और शाह शुजा। इनके बीच में यह बात गूंजने लगती है कि अब अगला राजा कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए, दारा शिकोह के साथ में जहाँ आरा बेगम हो जाती है और मुराद के साथ में गौहन आरा हो जाती हैं और औरंगजेब के साथ में रोशन आरा हो जाती हैं। तो यहाँ पर सब बहनें एक एक साथ में जाती है और शाह शुजा अकेला पड़ जाता है। तो यहाँ पर चारों भाइयों में से राजा कौन बनेगा, यह बात आगे चलने लगती है। तो यहाँ पर यही बात लिखी है, सितंबर 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ जाते हैं और वह क्या करते हैं, उनका चारों बेटे में से सबसे ज़्यादा प्यार होता है, वह होता है सबसे बड़े बेटे के ऊपर जिसका नाम होता है दारा शिकोह। वह उसे बहुत चाहते थे और वह चाहते थे कि दारा शिकोह ही अगला राजा बने। और जैसे ही वह दारा शिकोह को पदवी का या फिर गद्दी का, जो मुग़ल सम्राट की गद्दी होती है, उसका जब उत्तराधिकारी उसे बनाते हैं, तो ये खबर जब बाकी बेटों के पास पहुंचती है तो सब लोग क्या करते हैं, सबके बीच में फूट पड़ जाती है और सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्वतंत्र घोषित करता है तीनों भाइयों में शाह शुजा जो बंगाल में होता है उस वक्त, यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यह अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित करता है और यह जो आगरा में शाही सेना रहती है उसके खिलाफ क्या करता है, बगावत कर देता है या फिर इनसे लड़ाई युद्ध छेड़ने के लिए वहाँ पे कूच कर देता है। तो इसी तरह से पहला युद्ध होता है जिसे कहते हैं बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध जो है शाह शुजा और शाही सेना के बीच में होती है। उस वक्त पदवी का उत्तराधिकारी हो जाता है दारा शिकोह, जिसकी वजह से शाही सेना मानती है राजा दारा शिकोह को। तो शाह शुजा और शाही सेना के बीच में युद्ध होता है। शाह शुजा जो है बुरी तरह हारता है और उसके बाद वहाँ से भाग लेता है, शांत बढ़ जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, मुराद जो गुजरात में होता है ये भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और औरंगजेब जो है ये भी क्या करता है, इसका साथ देता है और ये दोनों मिलकर फिर शाही सेना के ऊपर हमला करते हैं। तो वह युद्ध जो शाही सेना और मुराद प्लस औरंगजेब के बीच में होती है उसको कहते हैं धरमट का युद्ध, जो हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। मुराद और औरंगजेब और दूसरी ओर थे शाही सेना। यह लड़ाई बहुत ही दिलचस्प थी। ये देखना था, अगर यहाँ पे हार जाता औरंगजेब तो फिर कभी भी दारा शिकोह ही राजा बनता, औरंगजेब नहीं बन पाता। लेकिन जो औरंगजेब था वह हार मानने वालों में से नहीं था। लड़ाई बहुत ही दिलचस्प थी, कोई भी हार सकता था, लेकिन औरंगजेब जो है वह हार नहीं मानता है, डटे रहता है ज़मीन पर, जिसके कारण क्या होता है, वह तख्ता पलट कर देता है और मुराद और औरंगजेब जीत जाते हैं और शाही सेना यहाँ पर हार जाती है। यहाँ पर औरंगजेब को कॉन्फिडेंट आ जाता है कि मैं जो हूँ अब अकेले ही हरा सकता हूँ शाही सेना को, जिसकी वजह से औरंगजेब क्या करता है, एक माइंड गेम खेलता है, शातिराना हमला करता है। वह मुराद को क्या करता है, चुपके से बुलाता है और अपने सैनिकों द्वारा उसको मरवा देता है। अब इसके बाद देखिए, युद्ध होता है दूसरा। जैसे ही मुराद की मृत्यु हो जाती है, मुराद को मरवा देते हैं औरंगजेब, तो शाह शुजा ये सब देखते रहता है और शाह शुजा सोचता है ये सही मौका है और वह अपने भाई औरंगजेब से हमला कर देता है, युद्ध कर लेता है। औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में युद्ध होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ खजुआ। ये 1659 में ही होता है। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब शाह शुजा के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है और शाह शुजा जब ये देखता है वो समझ जाता है कि जब ये मुराद को मार दिया तो मुझे भी मार देगा, जिसके डर के कारण ये क्या करता है, यहाँ से भागता है और भागते हुए ये बांग्लादेश में ढाका से होते हुए यह बर्मा में चले जाता है। बांग्लादेश में ढाका से होते हुए यह मेघालय पकड़कर वहाँ से निकलते हुए यह असम अरुणाचल प्रदेश पार करते हुए निकल लेता है बर्मा या फिर म्यांमार में और वहाँ पे अराकान नाम की जगह पर छिप जाता है। हालांकि इसे खोजने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये ज़िंदगी भर नहीं मिलता है। इसके बाद बात करते हैं बैटल ऑफ देवराई। बैटल ऑफ देवराई जो है ये बहुत ही निर्णायक युद्ध होता है।
यह सिर्फ समझ लीजिए कि उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, जो जीतेगा वही राजा बनेगा। तो देवराई का युद्ध जो है मार्च 1659 में होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब जो है दारा शिकोह को बुरी तरह से परास्त कर देता है। दारा शिकोह एकदम डर जाता है क्योंकि वह जान जाता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। तो दारा शिकोह वहाँ से रण छोड़कर भागता है। वह भागते हुए आगरा पहुँचता है, फिर आगरा से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब और पंजाब से फिर अफगानिस्तान भाग जाता है। अफगानिस्तान में वह शरण लेता है मालिक जीवन के पास। किसके पास? मलिक जीवन के पास। मलिक जीवन जो है वह उसको आसरा देता है, रहने की जगह देता है, लेकिन उसके बदले वह क्या करता है? वह उसके साथ छल करता है। वह खबर दे देता है औरंगजेब के सैनिकों को कि दारा शिकोह यहाँ छिपा हुआ है। तो जो औरंगजेब के सैनिक होते हैं वह वहाँ पहुँचते हैं और उसको वहाँ से खींचते हुए लेके आते हैं आगरा में। और फिर वहाँ पर आगरा में जुलूस निकाला जाता है, हाथी पर बिठाकर दारा शिकोह को पूरे जगह घुमाया जाता है। और उसके बाद फिर क्या किया जाता है? उसको जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में रात को क्या किया जाता है? एक चाकू से उसको पूरी तरह से हलाल करके उसका गला उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है, सर अलग और धड़ अलग। और उसके बाद उसका सर जो है जहाँ पर ताजमहल है, ताजमहल के प्रांगण में गाड़ दिया जाता है, और उसका जो धड़ है वह हुमायूं के मकबरे के पास गाड़ दिया जाता है। तो यह दारा शिकोह की फ़ोटो है, दारा शिकोह की जो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जैसे ही ये सब लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, उसी बीच क्या करता है औरंगजेब जो है, यह शाहजहाँ को राजगद्दी से उतार कर उसको राजगद्दी से तो वैसे ही उतर चुके होते हैं क्योंकि वो उत्तराधिकारी सौंप देते हैं दारा शिकोह को, तो उनका कोई हक रह नहीं जाता है। लेकिन फिर भी वो क्या करता है? उन्हें बंदी बना लेता है। और उन्हें क्या करता है? आगरा का जो किला है, आगरा के किले में एक जगह है जिसको कहते हैं मुसम्मन बुर्ज। आगरा किले में एक जगह है जिसका नाम है मुसम्मन बुर्ज। वहाँ पर शाहजहाँ जो हैं अपने ज़िंदगी के अंतिम 8 वर्ष को बिताते हैं। और शाहजहाँ 74 साल की उम्र में 22 जनवरी 1666 की समय 22 जनवरी 1666 को उनकी मृत्यु हो जाती है 74 साल की उम्र में। तो यहाँ पर शाहजहाँ की जीवनी के बारे में आपने देखा। शाहजहाँ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 2 मिनट लूँगा, आप बस देख लीजिए, आपका पूरा शाहजहाँ के बारे में जो भी है बातें बची सब खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स। शाहजहाँ ने आसफ खान को अपना वजीर बनाया था और महाबत खां को खाने खाना का मतलब होता है सेनापति बनाया था। तो महाबत खां जो है वो जहांगीर के समय में भी खाने खाना था, तो शाहजहाँ के समय में भी था। और शाहजहाँ ने जो है अपने समय में क्या बनवाया था? पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन बनाया था, जो बहुत ही महंगा था, पूरे सोने का था। उसके अलावा उसमें कई सारे हीरे मोती जड़े थे और प्यूट्रा ड्यूरा टेक्निक की हुई थी। प्यूट्रा ड्यूरा टेक्निक देखना है तो मेरे वीडियो में बहुत सारे प्यूट्रा ड्यूरा टेक्निक के बारे में बताया गया है, आप उसे देखिए। शाहजहाँ के शासनकाल में, शाहजहाँ का जो शासनकाल था वह मुगल का गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कराया गया था। शाहजहाँ ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी? दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद जो है वह शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा के द्वारा बनवाया गया था, आगरा की मोती मस्जिद, यहाँ पे मोटी मस्जिद लिखा है वो मोती मस्जिद है। उसके अलावा ताजमहल और लाहौर किला, लाहौर का जो किला है वहाँ पे शीश महल भी बनवाया था शाहजहाँ ने। इसके अलावा शाहजहाँ जो हैं 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए वह यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव भी डालते हैं। शाहजहानाबाद किसके द्वारा बसाया गया है? एब्सोल्युटली शाहजहाँ के द्वारा। और इसके अलावा दारा शिकोह ने शर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था, क्योंकि दारा शिकोह जो है अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा शिक्षित था। उसके अलावा दारा शिकोह को एक नाम से भी जाना जाता था जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो मैं बतलाया हूँ यहाँ पे। उसे कहा जाता था शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून, दारा शिकोह को कहा जाता था। तो यहाँ पर शाहजहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको इसमें अब कोई भी डाउट नहीं है। तो जब मैंने इतनी आपके लिए मेहनत की है तो मैं एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने लेक्चर को विराम करता हूँ। मिलेंगे आगे और भी बहुत सारे हिस्ट्री के सभी लेसन के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।